मुलायम सिंह जी, वक्त टॉक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सफेद गांव में आए, आपका स्वागत और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुलायम सिंह जी, आप तो इसी गांव में पले, इसी गांव में बड़े हुए और आपने बचपन में बिल्कुल जो ग्रामीण भारत है वो देखा है। अगर आप बाकी देश के राज्यों में देखें तो बहुत बदलाव आया है, लेकिन यूपी के गांव में, यूपी के ग्रामीण जीवन में अब इतना बदलाव नहीं आया। यूपी 10-15 साल से 20 साल से कुछ पीछे रह गया है। ऐसे क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के और पीछे रहने के कारण 3 मुख्य थे। पहला था कि कोई बुरा मान जाएगा लगातार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का होना, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की विकास के लिए विशेष योजना देना या मदद करना। उनको लगता था कि अन्य राज्य हमसे नाराज हो जाएंगे, हम पक्षपात कर रहे, ऐसा महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने काम बहुत मदद कोई नहीं की। हाँ, मदद थोड़ी शुरू की थी चौधरी चरण सिंह ने, उस वक्त 75 करोड़ रुपया दिया था सीधा डेवलपमेंट। तो चौधरी चरण सिंह का तो राज्य ही बहुत कम रहा, लेकिन फिर भी 75 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था। उसके बाद चंद्रशेखर जी ने थोड़ा देने का प्रयास किया था, काफ़ी पैसा, तब तक अयोध्या कांड के बाद, तब तो उनकी भी सरकार चली गई। दूसरा कारण है, हमारे जितने सांसद चुन के जाते हैं, ये वहाँ उत्तर प्रदेश की लोकसभा में, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो हिंदुस्तान की लोकसभा में उत्तर प्रदेश के लिए कभी चिंतित नहीं रहे। बहस तो अपनी करते रहे, और उसके अलावा किसी सचिवालय के अधिकारी से क्या क्या हमारे उत्तर प्रदेश के विकास हो सकते हैं, क्या योजनाएं हैं, उनको भी उन्होंने नहीं देखा। तो आपका कहना यह है, एक परिणाम नतीजा बता दें, यहीं पर समझ लेंगे आप। जहाँ हम रक्षा मंत्री बने, एक भी लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर मुझसे मिल नहीं आया कि आप क्या तरक्की कर सकते हो, क्या दे सकते हो उत्तर प्रदेश के लिए, एक भी नहीं आया। और बाकी राज्यों के आते थे? बाकी राज्यों के सारे लोग हमसे लोकसभा के और राज्यसभा के घेरते थे, हमें कैंट में ये ज़मीन दे दो, हम ऐसा कर दीजिए, एनसीसी का ये कर दीजिए। हमने अपनी तरफ से एनसीसी की, हाँ, और मैनपुरी में एक स्टेशन बनवाना चाहते थे, तब तक है सेक्रेटरी। तीसरा कारण है, उत्तर प्रदेश की हावी रही नौकरशाही IAS केंद्रीय सचिवालय पर। केंद्रीय सचिवालय में जो उत्तर प्रदेश के IAS गए भी हैं, उन्होंने भी कभी उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं की कि हम उत्तर प्रदेश की योजना बना के भेजें और वहाँ की सरकार को बताएं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को और पैसा मिल सकता है। 3 कारण तो ये मुख्य पहले थे। उसके बाद राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अनदेखी की, बेईमानी और भ्रष्टाचार, जितना हो सकता था उतना भ्रष्टाचार हुआ है, और अपने सत्ता बचाए रखने के लिए उन्होंने पूरी तरह से भ्रष्टाचार की मदद की है। और धीरे धीरे ये हालत हुई कि जब कोई मुख्यमंत्री और मंत्री बेईमानी करेगा तो फिर नौकरशाहों को रोका नहीं जा सकता। हमारी पूरी राय रही समाजवादियों की कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि यूपी को बजाय इस बात का फायदा होने के कि यूपी का नेता हमेशा प्रधानमंत्री रहा, उसका नुकसान हुआ? उन्होंने संपूर्ण नुकसान तो उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ, एक उत्तर प्रदेश का इतिहास तो बना, पर उत्तर प्रदेश का फायदा नहीं लेकिन हुआ। उत्तर प्रदेश के लिए किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा, केवल डर, वो चाहते हुए भी डर लगता था कि हम पर कोई आक्षेप न हो, हम पर आरोप न लगे कि अपने उत्तर प्रदेश के लिए पक्षपात कर रहे हैं अन्य सूबों की डर की वजह। अब आप देखेंगे जो हालत किसानों की पंजाब की, आंध्रा की थी, उससे कहीं खराब उत्तर प्रदेश की थी। हमें खुशी है कि पंजाब के किसानों को मदद की, हम पक्ष में हैं कि आंध्र प्रदेश के किसानों को मदद की, हम खुद से हरियाणा के किसानों को मदद की, लेकिन आखिर उत्तर प्रदेश के किसानों की मदद क्यों नहीं की है? अभी बाढ़ है, जल भराव है, और हमें कल शिकायतें मिल रही थी कि साहब कुछ अब आगे आने वाली रबी की फसल को नहीं बो सकेंगे, लेकिन अभी तक गंभीरता से केंद्रीय सरकार ने इस बाढ़ को और इस जल भराव को नहीं लिया प्राथमिकता। लेकिन लिया किसको? लिया अयोध्या को जी, जिसका कोई मतलब नहीं था। अयोध्या की बात हम लगे थे बाढ़ में इतनी जल्दी राहत पहुंचे, ज्यादा पहुंचे, और तब इनको दिखाई दे रहा था अयोध्या। जबकि मानवता के आधार पर मैंने अपील की थी कि ऐसे मौके होते हैं जब उत्तर प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता दुखी है इस वक्त बाढ़ से। जब 15% छोड़िए शहरों में भी मकान गिरे हैं, सब दुखी थे, तो ऐसे मौके पे ये आंदोलन खत्म कीजिए। मैंने कितनी अपील की। देखिए, अयोध्या की बात पे हम आते हैं, लेकिन एक कहना यह भी है जिसको मैं मानता हूँ कि
उत्तर प्रदेश का नुकसान उत्तर प्रदेश की राजनीति से हुआ है। जो राजनीति इतनी डिवाइड हो गई अब कि कुछ जाति के ऊपर, कुछ धर्म के ऊपर, तो अब किसी को उत्तर प्रदेश के जो तीन एक तरह से आप मान लिए नेता हैं या तीन ग्रुप हैं, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, किसी को परफॉर्मेंस की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं उसी को वोट देंगे, परफॉर्मेंस जैसा भी हो। बीजेपी के जो एक कोर वोटर हैं उसी को वोट देंगे, परफॉर्मेंस जैसा भी हो, चाहे मंदिर के बहाने हैं। जो आपके कोर वोटर हैं वो चाहे जाति के नाम पे, चाहे क्योंकि जो मुस्लिम वोट का आपके साथ एक एलिजेंस है तो आपको वोट मिलेगा। तो ये जब इतनी राजनीति बढ़ जाती है तो उसमें नेता के लिए काम करने की ज़रूरत क्या है और वो काम कर कैसे सकता है? एक राय अपनी बदलनी पड़ेगी आपको। ये समाजवादी पार्टी का वोट कहाँ कैसे उतना हर हालत में ऐसा नहीं है। हम संक्षिप्त बता दे रहे, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, अपना समाज कह करके वो वोट ले सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी अभी तक नेहरू जी का नाम लेकर के कांग्रेस चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने कठिन समस्या है। हम केवल डॉक्टर लोहिया का नाम लेकर के, जयप्रकाश जी का नाम लेकर, आचार्य जी के नाम लेकर के पार्टी को नहीं चला सकते, क्योंकि समाजवाद एक सैद्धांतिक एक विचारधारा है और विचारधारा कार्यक्रम पर चलेंगे तब हमें वोट मिल सकता है। और उसका नतीजा ये है, अब जो सरकार को जन समर्थन उत्तर प्रदेश का है, पूरी जनता का, सारे समीकरण टूट गए। आप नहीं तो कल मैंने भाषण में कहा सभा में कि जितने समीकरण बनाए थे, जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, लेकिन इस सरकार आने पर सारे टूटे। लेकिन एक आप तो यहाँ का वकील मध्यम वर्ग पूरी तरह जो समर्थन में अभी है वो केवल इसलिए है कि पहली बार समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम उनके पास पहुंचा। ये हमारे संगठन की कमजोरी थी। लेकिन जो आपका वोट बैंक है वो तो आप यादव वोट हैं, मुस्लिम वोट हैं, वोट बैंक तो वही है ना। तो ये वोट बैंक की राजनीति जब हो जाए तो उसमें आप कैसे गवर्नेंस कर सकते हैं? ऐसा अब बदलाव थोड़ा आया। पहले ऐसा था कि ये मुसलमान यादव मतलब पूरी तरह नहीं तो बहुत बड़ी तादाद में यादव, तो खैर अब छपाना नहीं कि आपको कितनी तादाद में साता मुसलमान कम सही, लेके 70% और कोई कम सात होती पूरी मानी जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के बारे में ये राय आपको होनी चाहिए कि जो हमारा बनावट है, स्वरूप है, तो आप देखेंगे जन समस्या कपिल देव सिंह से लेकर के, चाहे मुसलमान हो, चाहे बैकवर्ड, चाहे हरिजन, सब नेता था साथ। उसका नतीजा है कि चाहे थोड़ा वोट मिला हो, चाहे हमारा अपर कास्ट का हो, चाहे सुपर कास्ट का हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी ने थोड़ा भाई, लेकिन इस पार्टी को जो विचारधारा समझ गए, जो पुराने समाजवादी लोग थे, वो वोट इसका साथ। लेकिन और 99 के चुनाव में आपने देख लिया कि हम वही चुनाव जीते हैं जहाँ हिंदू बाहुल था। लेकिन देश भर में एक इम्प्रेशन है कि मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के नेता हैं। मुसलमानों में तो ये बात है ही, और वो इसलिए हैं कि वो या एंटी हिंदू हैं या वो मुसलमानों को कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जिन्ना की तरह से अलग रास्ते ले जा रहे हैं। आप अपनी जो कंट्रीब्यूशन है मुसलमानों को नेतृत्व देके या मुसलमानों की जो लॉयल्टी है वो लेके, उसको कैसे देखते हैं? उससे देश को फायदा हुआ या देश को नुकसान हुआ? अगर हमारे प्रति आस्था और विश्वास है मुसलमानों को, इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ। एक तो ये सोचना चाहिए, अगर मुसलमान कट्टरवादी था और मुसलमान अपने धर्म की बात करता था तो मैं तो हिंदू हूँ जी, तो हिंदू को नेता क्यों मान रहे हैं? नंबर एक। और दूसरी बात, अच्छे हिंदू हैं, जब हनुमान जी को मानते हैं और हनुमान जी राम के भक्त हैं, राम के भक्त को भक्तों में मानता हूँ, तो इससे बड़ा और क्या हिंदू का होगा? मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर मैं राजनीति नहीं कर सकता हूँ। समाजवादी पार्टी आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। हम कभी वैष्णो देवी तक गए हैं, विंध्यवासिनी अभी नहीं पहुंचे, बहुत दिन हो गए, वहाँ भी पहले कई बार जा चुके हैं। कहाँ पर? विंध्यवासिनी, ये मिर्जापुर। जी हाँ, जी हाँ, वहाँ भी हम जा चुके हैं। यहाँ हनुमान का मंदिर, हनुमान का मेला लगता था राजपुर में, हमेशा हनुमान जी के मंदिर में जाते थे, और भी कई मंदिरों में जाते थे। मेला भी उज्जैनी का मेला लगेगा, हम उस मंदिर तो आप ऐसे सोशलिस्ट या ऐसे मार्क्सिस्ट नहीं हैं कि जो धर्म से परे चले गए हैं? धर्म और राजनीति अगर अलग अलग कर दोगे तो समाज में बहुत ही क्रूरता आ जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा राजा भी कभी कभी जितने भी थे वहाँ के एक राजगुरु हुआ करता था, और वो रोकता था कि राजा गलत रास्ते पर ना चला जाए, भ्रष्ट रास्ते पर ना चला जाए। तो अच्छे सच्चे जो राजगुरु होते थे वो राजा को भी समझाते थे कि गलत रास्ता है। तो धर्म और राजनीति जो है वो साथ साथ चलते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर वोट मांगना, राजनीति करना, सरकार जाना, ये हम समाजवादी अनुचित मानते। लेकिन एट द सेम टाइम धर्म राजनीति को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिक आदमी वो भी धर्म मानता है। आस्था है हमारे यहाँ, बहुत व्यक्तिगत आस्था, लेकिन समाजवादी विचारधारा है जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए या पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष अवसर देने की, उस पर कायम है।
लेकिन ये भी तो लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह जी कहते तो हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं, लेकिन कहते वो हिंदुत्व के जो फोर्सेज हैं उनको हैं, अपने आप वो मुसलमान धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं कि मुसलमानों को डरा के कि तुमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे साथ रहो नहीं तो सिक्योरिटी नहीं होगी। ऐसा मैंने कभी भाषण में नहीं कहा। हमने मुसलमानों से कहा कि अगर मस्जिद की हिफाजत की तो मैंने आपका कोई एहसान नहीं किया। हमने देश की एकता के लिए हिफाजत की कि अगर मुसलमानों को विश्वास पैदा हो जाए कि अब हमारी कोई पूजा स्थल काम नहीं रह सकता है और मेरी कोई मदद नहीं करेगा, तो वो उग्रवाद की तरफ जा सकते थे। और ये स्वीकार करना पड़ेगा। और हम आप बता रहे हैं कि मैंने भी नहीं जाना था जब हमारी 1993 में सरकार बनी, उससे पहले हिंदुस्तान यहाँ उत्तर प्रदेश के भी मुसलमानों ने मन बना लिया था विद्रोह करने का। और ये सही है कि आतंकवाद करने का, मुकाबला करने का, छिप के मुकाबला हो कैसे मुकाबला करने का। ये कब 1991 में गुस्सा था? मस्जिद गिरने के बाद इतने गुस्से में नौजवान थे। लेकिन जब हमारी सरकार बनी उसके बाद जब लोग हमको मिले तो हमारे हिंदू भाइयों ने भी और मुसलमान भाइयों ने, बड़े लोगों ने बताया कि देश को बचा लिया। लेकिन जब उन्होंने पूरी डिटेल में बात नहीं की हमसे, आनी हमारे सामने है हजरत अली मियां। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह, मैं इतनी कह सकता हूँ कि आपने देश की एकता को बचा लिया। तो हमें जब पता चला, हम रक्षा मंत्री बन गए, तो पता चला कि एक उनके खास परिवार का जो हमारे स्टाफ में था, उसने कहा कि हजरत साहब ने आप किताब में कुछ जिक्र किया है। हम उनके पास पहुँचे, मुझे पता ही नहीं, किताबें चल गई और विदेश यूनिवर्सिटी पहुँच गई। मैंने कहा हजरत साहब, अली मियां से हजरत साहब कहते थे, मैंने कि आपने मेरे ऊपर किताब में कुछ लिखा है? तो बोले हाँ मैंने लिखा, मुझे बताया भी नहीं। इतने बार हम मिले कि अगर मैं आपके बारे में नहीं लिखते तो वो खुदा ऊपर मुझे माफ़ नहीं कर सकता था, क्योंकि आपने देश की सेवा की है। लेकिन आपका ये कहना है कि मुसलमान वोट आपने लेके देश की सेवा करी है? देश की सेवा की है। किस तरीके से? विश्वास लेकर के। वोट तो हमको सब नहीं मिला जी, लेकिन मोहम्मद में मिला, अच्छा वोट मिला, अभी बहुत वोट मिल रहा है। लेकिन हमें एक राजनीति अगर की होती मुसलमानों के नाम पर, तो जनता जो अनपढ़ अशिक्षित वाली है, लेकिन जनता हिंदुस्तान की बहुत समझदार है। ये आपको मालूम पड़ा कि मुसलमानों को हथियार मिले या हथियार लिए उन्होंने बदले के लिए गुस्से में बाबरी मस्जिद के बाद में? सोचा तो उन्होंने कि हथियार लेना पड़ेगा, लेकिन जिस वक्त हमारी सरकार बनी तो जिन्होंने कुछ हथियार लिए भी थे, नौजवानों जैसा पता चला, फेंक दिए थे। लेकिन हथियार लेने का मन बना रहे थे। अगर उन्हें विश्वास पैदा हो जाता तो एक तो ये सेवा की, दूसरी सबसे बड़ी सेवा हमने ये की कि पाकिस्तान चाहता है कि मुसलमानों पर, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म हो। जो आज विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य अंग है आरएसएस, ये तीनों की बात करते हुए 2900 और मस्जिदों को गिराना चाहते हैं। ये पाकिस्तान बिल्कुल चाहता है। 2900 मस्जिद विश्व हिंदू परिषद आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हाँ, और हैं उनको भी हम कब्जा करेंगे और 3 को पहले मांग करेंगे। ये अयोध्या के बाद काशी मथुरा। और पाकिस्तान पूरी तरह से चाहता है कि ये आंदोलन चले और जितना ही मुसलमानों के साथ जाती होगी और उनके पूजा स्थलों को बर्बाद करने की कोशिश, उतना ही पाकिस्तान को लाभ होगा और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगा। तो हम तो ऐसे हैं, हिंदुस्तान को एक रखने के लिए काम कर रहे। हमने वोट के खातिर ना मस्जिद की हिफाजत की, ना अभी अयोध्या में। लेकिन क्योंकि जो व्यवस्था हमारी है, अगर हम उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय इसका आदेश है, उसका हम पालन जब नहीं करेंगे तो अराजकता हो जाएगी। जी, ये हमने जो भी किया है वो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदेश हमने पालन किया है कि अयोध्या में यथास्थिति बनाए रखने की जिम्मेदारी। लेकिन मुलायम सिंह जी, आपसे ज्यादा तो इस समय भारत की राजनीति में जो मुसलमान माइंड है उसे कोई नहीं जानता। एक जो अभी लग रहा है कि काफी जो कई आतंकवाद के इंसिडेंट्स हुए कश्मीर से बाहर, चाहे वो मुंबई में हुए, चाहे और गुजरात में हुए और शहरों में हुए, उसमें पहली बार भारतीय मुसलमान जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। ये इसकी वजह क्या है और इसका अब सोल्यूशन क्या है? अब जो एक बात बता रहे, जो हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि जो भावना पैदा हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, जी हाँ, इसके लिए हमको भी झांकना चाहिए। जी हाँ, कुछ हमारी कट्टरवादी जो मुसलमान भी हैं, कुछ हम मानते हैं, जी हाँ, कुछ है मामूली से, तो हिंदू भी कट्टरवादी है। मान लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच होता है, जी हाँ, तो क्या हिंदू नहीं गोले फेंक रहा है, आतिशबाजी नहीं चला रहा है? तो उस बीच में कभी नौजवान उनका भी उन्हें चढ़ाने के लिए, उनको चढ़ाने मतलब हिंदू चढ़ाते हैं मुसलमान को, हिंदू भी मुसलमान को चढ़ाता। ये सही है कि मुसलमान चढ़ाता नहीं है,
डरा हुआ है, डरा हुआ। डरा हुआ है। ये सही है। ये डरा हुआ जो मुसलमान आज हिंदुस्तान का है, वो हमारे देश की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आप जब हमारे सीमाओं पर खतरा है, पाकिस्तान से है खतरा, तो हमारे हिंदू भाइयों को सोचना चाहिए कि इस वक्त सब एक हों। जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है मेलजोल की, लेकिन आप कहेंगे मेलजोल की, उसको मेलजोल के चलते अगर कश्मीर का सवाल लीजिए तो आज हम कह सकते हैं कि अगर कश्मीर की जनता को विश्वास हो जाए हमारी दिल्ली की सरकार पर और हिंदुस्तान पर, तो ये आतंकवाद कश्मीर की जनता रोक देगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब आज़ादी के बाद जो भी स्थिति हुई, लंबा उससे नहीं जाना चाहते, आखिर इतनी बड़ी तादाद में जहाँ 80 नहीं 90% लगभग मुसलमान था, उसने हिंदुस्तान में रहना पसंद क्यों किया था? कश्मीर में, कश्मीर जो मिली जुली सभ्यता थी जी, जो कश्मीरी वहाँ रह रहे थे, और वहाँ उग्रवादियों ने कोशिश की कि हिंदू मुसलमान हो। ये पाकिस्तान की हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो कश्मीर हाँ, में। ये पाकिस्तान या कश्मीर का मुसलमान हिंदू को भगा दे या उसको मारे, ये पाकिस्तान की साजिश थी। उसमें पाकिस्तान कामयाब हुआ, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों ने एक मकान पर अभी तक कब्जा किया हो तो बताओ? हिंदू के जो कश्मीर हमलों के, वहाँ सिख कभी तक रुका हुआ है, चाहे 1000 हो चाहे 2000 हो, सिख ने एक भी अभी तक सीना नहीं छोड़ा जी, अभी तक। तो अब मिला क्या कश्मीर को उसके बदले में? जी, जो मुसलमान जहाँ उनकी बेरोजगारी है या पिछड़ापन है, रेलवे का लाइन है या कोई भी हवाई पट्टी हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं मिला है। और जो आज से नहीं है, अब 10 साल में कुछ भी वहाँ परिवर्तन हुआ हो, 10 साल पहले तक, और हम कहना चाहते हैं कि 1989 तक 90 तक आप पता लगाइए कि कश्मीरी कितने अधिकारी थे वहाँ, आपको कितने कश्मीर, चाहे बैंक हो चाहे एजुकेशन हो, सब बाहर के, सब बाहर के कश्मीरी लोग। मुलायम सिंह जी एक बात बताएं, क्योंकि आप जैसे मैंने कहा मुसलमान माइंड जानते हैं, और इस समय भारत की जो मेन स्ट्रीम राजनीति है उसमें कोई माइनॉरिटी से किसी का इतना मेल जोल नहीं है। ये जो भारतीय मुसलमान है वो बाय एंड लार्ज ज्यादातर नेशनलिस्ट है, भारत को चाहता है, या आप सोचते हैं कि उसकी लॉयल्टी में कुछ फर्क आ गया है? नहीं, अभी तक मुसलमानों की भारत के प्रति लॉयल्टी में कमी नहीं। उसके हम 2 उदाहरण दे सकते हैं जी। एक तो जो अभी कारगिल का युद्ध हुआ था, तो फौज में मुसलमानों की तादाद मुश्किल से 1.5% या 2% हो सकती है जी, लेकिन आप पता लगाइए शहीद मुसलमान कितना हुआ है। मुसलमान शहीद हुआ 522 में से 38 कम से कम हुआ, कम से कम 9-10% नहीं, ज्यादा हुआ, 9-10% से ज्यादा हुआ। हमारी राय से तो 14% लगा हुआ, चलो आपकी राय हो तो 10% हुआ। तो हिंदुओं से आगे मुसलमान ज्यादा शहीद हुआ है। ये आज़ादी की लड़ाई को पूरा देखिए कि किस तरह मुसलमान आगे था आज़ादी की लड़ाई में, पीछे नहीं था किसी से। अभी आकर के जब भारत सरकार के गृह मंत्री और जो प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्रालय उनके साथ है, उन्होंने लोकसभा के अंदर बयान दिया कि मुझे खुशी है कि अलकायदा से एक भी हिंदुस्तान का मुसलमान जुड़ा हुआ नहीं। अडवाणी जी ने कहा, लोकसभा के अंदर कहा है। नहीं, मुलायम सिंह जी वो बात कहने में हम भी बड़ा फख्र महसूस करते हैं, लेकिन कुछ जो अभी बंबई में बम ब्लास्ट हुए, कुछ गुजरात में जो बातें हुई, उससे अब कुछ डर लगने लगा है कि ये बात थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये समीकरण बदल गया है पहले से थोड़ा सा। तो ये हमारी अभी पक्की राय है कि जो आतंकवाद के साथ हैं, ऐसी जो घटना करने वाले हैं, उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, हम चाहते हैं। उसमें हमने कब साथ नहीं दिया, विपक्ष ने कब साथ नहीं दिया। आतंकवाद चाहे हिंदुस्तान आंतरिक हो और चाहे बाहर से उसको संरक्षण मिल रहा, उसमें पूरी तरह से हिंदुस्तान की जनता, पूरी तरह से फौज और पूरी तरह से विपक्षी दल पहली बार इतना किसी सरकार को समर्थन नहीं दिया है। 32 बार समर्थन दिया है जब बहस हुई कि आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई करें हम पूरी तरह साथ हैं। ये कमजोरी तो केंद्र सरकार की रही, क्योंकि उनके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, संकल्प शक्ति नहीं और साहस नहीं। ये नहीं लगता कि एक नई राजनीति शुरू हो गई है जो कि विश्व हिंदू परिषद की राजनीति है, चाहे तो गड़िया हो चाहे सिंगल हो। ये कैसे नेता हैं कि वोट मांगने तो जाते नहीं हैं, तो इनका आप जो वोट वाले नेता हैं कैसे मुकाबला कर सकते हैं? ये जनता के बीच समाजवादी पार्टी के संगठन को और सहयोगी दल उनको मजबूत करना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन इनकी अपील कितनी है, तो गड़िया हो या सिंगल हो? कोई अपील नहीं है। और अब तो अयोध्या की जनता ने ना दुकान बंद की ना बाजार बंद की, लेकिन उनके सामने एक अच्छाई जरूर हुई कि ग्राहक कम आए दीपावली के समय पर, लेकिन पूरे अयोध्या के मुसलमान हिंदू एक था। आपने देखा कितने बड़े संत मुसलमानों घर घर घूम रहे थे कि चिंता मत करना,
लेकिन इसका आप तो ये प्रभाव क्यों आपने पड़ा? कुछ सोचा है कि इसका बाद में फैसला क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, चाहे अयोध्या का हो, चाहे जो अयोध्या के नाम से एक नई फोर्सेस पैदा हुई हैं। अब बहुत हिंदू सोचते हैं मंदिर तो बनी जाए। ये सोचा, लेकिन जो हिंदू समझता है देश की समस्याओं को, वो हिंदू ने अभी तक समर्थन नहीं दिया। अगर हिंदू ये समर्थन दे देता तो अभी तक अयोध्या में मंदिर खड़ा हो जाता। लेकिन बहुत बड़ी तादाद है, आपने चुनाव के नतीजे देखे होंगे कि कितना प्रतिशत बीजेपी को वोट मिला जब विश्व हिंदू परिषद आरएसएस ने उनका समर्थन किया। तो हम आज भी समझते हैं कि अभी कम से कम 75-76% कम से कम अब भी हिंदू वोट दे रहा है बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हिंदुस्तान में। जब तक आपकी सिंचाई, आपकी सड़क, पढ़ाई या दवाई जैसे आप कहते हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगी और लोगों को नजर आनी नहीं शुरू होंगी, तब तक लोग ये जो डिवाइड एंड रूल का एजेंडा है इससे अलग क्यों आएंगे? जात पाति का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो पर्सनल लॉयल्टीज का हो। अमर सिंह जी ने मुझे बताया कि इनकी 3 मांगे हैं, और फिर जब हमारी फिर बात हुई तो सारे उद्योगपतियों ने हमसे 3 मांगे रखी। जी हाँ। और अमर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री तो वो हमसे कहते नहीं, नेताजी 3 ने सबकी खड़े होकर के कहा, 3 सबकी राय है। नंबर 1 बिजली, नंबर 2 सड़क, तीसरी कानून व्यवस्था और सुरक्षा आपको देनी पड़ेगी। चौथी उन्होंने कहा स्पष्ट कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही निगेटिव है, कौन संपर्क करेगा? तो मैंने अमर सिंह के कंधे पर हाथ रखा कि अमर सिंह संपर्क करेंगे। ये सही है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश की नौकरशाही निगेटिव रही, लेकिन आप समझते हैं कि घोड़े पर सवार कैसा है? अगर घोड़े पर सवार अगर है सही तो घोड़ा उसी तरह घोड़ा जहां आप कहेंगे वहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश को बहुत ज़रूरत है कम से कम कुछ समय गवर्नेंस की और ठीक राजनीति की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि अब हम पता पूरी तरह चल गया, जैसा अमर सिंह ने बताया कि आपकी भी संस्कृति गांव की है, और असली भारत यही दिखाई दे रहा है आपको। ये गांव असली भारत है जहां पर लगभग किसान और खेतर मजदूर मिलकर लगभग 76% अपने गाँव में बसे हुए हैं। ये बस तालाब, पेड़, घास, नदियाँ नहीं है, ये असली भारत वहाँ पर आप भी यहीं से आए हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप देश के लिए और अपने राज्य के लिए कुछ कर पाएं। हम फिर मिलेंगे और तब तक शायद यहाँ की स्थिति कुछ बदली हो और रंग बदला हो। और मुझे आशा है कि आप इसी जगह गाँव में जाते रहेंगे तो असली भारत आपने जो पहले देखा बचपन में, वो असली भारत जब करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।